मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 16 में लिखा है, जो आर्टिकल 16 है हमारा, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए हुए हैं, गैर नागरिकों को ये प्रदान नहीं है। और आर्टिकल 16 का क्लोज नंबर 1 क्या कहता है? लोक नियोजन में अफसर की समानता ये देता है। अफसर की समानता कहाँ कहाँ पर देगा? भर्ती में, अवकाश में, पदोन्नति में और पेंशन में। ये लोक नियोजन की हमें क्या देता है? अफसर की समानता देता है। आर्टिकल 16 का क्लोज नंबर 2 कहता है कि राज्य 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के साथ। ये 7 आधार कौन से हैं? आर्टिकल 15 में हमने 5 आधार पढ़े थे, लेकिन आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में 2 आधार और जोड़े गए। और ये 7 आधार कौन से हैं? मूल वंश, धर्म, लिंग, जाति, धर्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान। निवास स्थान और उद्भव को आर्टिकल 16 के क्लोज 2 में जोड़ा गया, यानी कि राज्य 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये दोनों के दोनों क्या हुए? ये नागरिकों के अधिकार माने गए। आर्टिकल 16 का क्लोज नंबर 3 क्या कहता है कि संसद को शक्ति है। किस चीज की शक्ति है? संसद को शक्ति है कि वो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती हैं, यानी कि निवास स्थान के आधार पर राज्य के नागरिकों को आरक्षण दे सकती है, जिसमें राज्य के द्वारा डोमिसाइल, जो राज्य का एक प्रमाण पत्र होता है, उसमें क्या कर सकती है? आरक्षण देती है। इसलिए कई राज्य परीक्षाओं में डोमिसाइल रिक्वायरमेंट में लिखा होता है डोमिसाइल अनिवार्य है। तो ये किसके तहत है? आर्टिकल 16 के क्लोज नंबर 3 के तहत। आगे है आर्टिकल 16 का क्लोज नंबर 4 कि राज्यों के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 16 के क्लोज नंबर 4 में क्या लिखा है कि राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनमें पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की बात कही गई। और ये पिछड़े लोग कौन होंगे, इसको डिसाइड करने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो आप लिखोगे राज्य के द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा। आर्टिकल 16 के क्लोज नंबर 4 के भाग ए में लिखा है कि पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति में आरक्षण किसको मिलेगा? एससी और एसटी को। यहाँ पर ओबीसी नहीं है, ध्यान रखना, ओबीसी नहीं है, सिर्फ एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा आर्टिकल 16 के क्लोज नंबर 4 के ए भाग में। और इसको कब जोड़ा गया? 70वां संविधान संशोधन 1995 में इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 16 का क्लोज नंबर 4 के में बी भाग जोड़ा गया और बताया गया कि ये क्या है? बैकलॉग या अग्रनयन, यानी कि कैरी फॉरवर्ड होगा। कब जोड़ा गया? ये 81वां संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया। इसका मतलब क्या था कि बैकलॉग यानी कि कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? मान लीजिए राज्य की सीटों थे, यानी कि कोई वैकेंसी आती है, उसमें 500 सीट है, 500 सीट में 10% मान लेते हैं किसकी है? एससी और एसटी की है। 50 सीटें एससी और एसटी की हो गई। जब ये 50 सीटें एससी एसटी की हो गई, हर साल वैकेंसी निकालता है राज्य। राज्य की वैकेंसी है ये, राज्य की वैकेंसियों के अधीन ही ये काम होता है। 50 सीटों में अब की बात 2000 जब 24 था, 2024 में 50 सीटों में से सिर्फ 40 सीटें ही एससी एसटी की भर पाई, लेकिन 10 सीटें क्या रहेगी? बच गई। जब ये 10 सीटें बची हैं, नेक्स्ट 2025 में फिर से दोबारा 500 सीटें आएंगी, 500 वैकेंसी आई और 500 में से 50 किसकी होगी? एससी और एसटी की होंगी। और ये 10-20 में ऐड हो जाएंगी, यानी कि अब टोटल 60 वैकेंसी एससी एसटी की होगी, यानी कि ये 10 क्या होगी? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट है आर्टिकल 16 का क्लोज नंबर 5 धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के व्यक्ति को नियोजन का प्रावधान है। यानी कि कोई धार्मिक संस्था है, यदि वो हिंदू धर्म से संबंधित संस्था है तो उसमें हिंदू धर्म के व्यक्ति का नियोजन किया जा सकता है। यदि वो मुस्लिम संस्था है तो उसमें मुस्लिम धर्म के व्यक्ति का नियोजन करने का प्रावधान है आर्टिकल 16 के भाग 5 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 का क्लोज नंबर 6 आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए अतिरिक्त 10% का आरक्षण। हमने आर्टिकल 15 में भी पढ़ा था कि आर्टिकल 15 के क्लोज नंबर 6 में क्या था? ईडब्ल्यूएस के लिए था, आर्थिक रूप से पिछड़े
श्रमणों के लिए 10% का आरक्षण था, जिसको बोलते हैं EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत 10% का आरक्षण दिया गया था। और जो ये आरक्षण है ना, ये आर्टिकल 16 के भाग 4 में जिसको मिल चुका है उसको नहीं मिलेगा। यानी कि जिस व्यक्ति को आर्टिकल 16 के भाग 4 में आरक्षण प्राप्त हो चुका है, उसे आर्टिकल 16 के 6 भाग से आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यानी कि 4 में क्या था, ये सेवा के दिन पिछड़े लोगों को, जिन लोगों को आर्टिकल 16 के 4 भाग में पिछड़ा हुआ माना गया है, उनको 16 के क्लोज नंबर 6 में पिछड़ा हुआ ना मानते हुए EWS के साथ 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और EWS कौन होगा, इसका भी निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य के द्वारा किया जाएगा। EWS के लिए संविधान 105वां संविधान संशोधन के द्वारा ही निर्णय लिया गया था कि राज्य को शक्ति दी गई थी कि वो राज्य के द्वारा ही निर्धारण किया जाएगा कि कौन पिछड़ा होगा और कौन नहीं होगा। ये जो EWS था, ये आया था 103वां संविधान संशोधन 2019 में लागू हुआ था। और ये क्या है, 10% आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट का, मैंने आर्टिकल 15 में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये 50% से अतिरिक्त आरक्षण है जो EWS को मिलता है। 50 से अतिरिक्त है 10% का। और EWS किसको मिलता है, इसका निर्धारण राज्य करेगा। और इसका क्या है, जैसे कि जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, वो क्या होगा, EWS का दावेदार होगा। 8 लाख में इनकम जो परिवार की मानी जाती है, व्यक्ति, उसके माता पिता, नाबालिग बच्चे, नाबालिग बहन भाई, और पति है तो पत्नी, साथ में पत्नी की भी इनकम होगी, या फिर पत्नी है तो पति की भी इनकम इसमें काउंट होगी। 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, 200 गज का प्लाट गांव में नहीं होना चाहिए, और 100 गज का प्लाट शहर में नहीं होना चाहिए, और 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट शहर में नहीं होना चाहिए, तभी जाके EWS में काउंट होगा। ये था हमारा एक राजनीतिक आरक्षण की बात थी कि राजनीतिक आरक्षण कैसे दिया जाता है। सीटों में SC ST के कैंडिडेटों को सीटों में आरक्षण दिया जाता है आर्टिकल 234 के तहत। प्रारंभ में ये 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ये 2030 तक बढ़ाया गया। इससे पहले भी बार बार ये संशोधन करके इसको बढ़ाया गया था। और संसद में जो सीटों का आरक्षण मिलता है आर्टिकल 330 के तहत, और विधानमंडल में जो सीटों का आरक्षण मिलता है, ये मिलता है आर्टिकल 332 के तहत। मौलिक अधिकार का आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का, आर्टिकल 17 बताता है क्या, अनटचबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का। संसद के द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में लाया गया, और 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया। इसी अधिकार, यानी कि अस्पृश्यता निवारण जो अधिनियम था, इसी का 1976 में नाम बदला गया था और रखा गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अस्पृश्यता क्या होती है, जो कि आर्टिकल 17 में दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को पूजा से रोकना अस्पृश्यता माना जाएगा। सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग से मनाही करना अस्पृश्यता माना जाएगा। अपमान करना किसी का, व्यापार में भेदभाव करना, या किसी सिद्धांत, दर्शन या पुस्तक या ग्रंथ के इतिहास को आधार मानकर अस्पृश्यता को सही ठहराना भी अस्पृश्यता माना जाएगा। और अस्पृश्यता भारत के संविधान में एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में दिया हुआ है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 बताता है कि उपाधियों का अंत है, यानी कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेगा। लेकिन कौन कौन से व्यक्ति को उपाधियों से संबंधित क्या क्या अधिकार हैं, तो आप बताओगे कि शिक्षा व सेना के क्षेत्र में उपाधि का अधिकार है, यानी जैसे डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करता है शिक्षा के क्षेत्र में, या सेना के क्षेत्र में कर्नल वगैरह के पद होता है, तो वो अपनी उपाधि धारण कर सकता है और अपने नाम के आगे उस उपाधि को रख सकता है। लेकिन बाद का व्यक्ति यदि विदेश से कोई उपाधि प्राप्त करता है, तो उसको उपाधि को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यदि गैर नागरिक, कोई भी बात का नागरिक नहीं है, गैर नागरिक है, और वो राज्य के अधीन किसी विश्वास के पद पर या लाभ के पद पर है, तो वो विदेश से उपाधि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो उपाधि प्राप्त कर पाएगा। यदि भारत का नागरिक है
और भारत के किसी भी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर है, तब भी वो राष्ट्रपति की अनुमति से विदेश से उपाधि प्राप्त कर सकता है। ये थे प्रावधान है उपाधियों के आर्टिकल 18 के। लेकिन 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत होती है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार में 3 आते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 अवार्डों की शुरुआत होती है। टोटल 4 अवार्डों की शुरुआत 1954 में होती है। तो उस समय मामला आया कि ये जो यदि उपाधियों का अंत है तो ये उपाधियां क्यों दी जाती हैं। उसके लिए इसीलिए इसके चलते 1977 से 1979 तक इसको स्थगित भी किया गया और 1980 में पुनः इसकी शुरुआत हुई और 1980 में मदर टेरेसा को ये अवार्ड दिया गया था। मदर टेरेसा को 1980 का अवार्ड दिया गया। उसके साथ पुनः शुरुआत कर दी गई अवार्ड्स की। 1996 में एक वाद आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। कौन सा? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ वाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आर्टिकल 18 में उपाधियां का अंत है, लेकिन जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं ये उपाधियां नहीं, ये सम्मान है, अतः ये दिए जा सकते हैं। और लेकिन शर्त रखी कि जो भी पुरस्कार हैं, भारत रत्न या पद्म पुरस्कार हैं, इनको व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे प्रयोग नहीं करेगा।